ઉપદેશ રાણા જેઓ હિન્દુત્વવાદી નેતા તરીકેની છાપ દેશમાં છે, એને કન્ટિન્યુ ધમકીઓ મળી રહી છે. ફરીથી એને ધમકી જે મળી છે એ લોરેન્સ બિશ્નોઈ નામથી ધમકી મળી છે. એ ઉપદેશ રાણા આપણી સાથે છે, એની સાથે વાત કરીએ તેઓ શું કહી રહ્યા છે. એમને પોલીસ સુરક્ષા પણ મળી છે. આપ જોઈશું કે ગાર્ડ એમની સાથે પણ હોય છે અને આ સુરક્ષા ગુજરાત સરકારે એમને આપી છે. तो उपदेश राणा कई किस तरह से आज आपको धमकी मिली, किसके नाम से मिली, क्या कुछ कहा गया? मुझे भाई साहब 10:25 पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है. उसने पूछा क्या हाल है, तो मैंने रिप्लाई किया कौन, तो उसने लिखा लॉरेंस बिश्नोई. मैंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा और मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया. उसके बाद करीब 15-20 मिनट के बाद उसका व्हाट्सएप पर कॉल आता है. वो मैंने रिसीव किया तो सामने से ऐसे ही बोला उसने कि कल तेरे को पता है पंजाब में क्या होगा, कल पंजाब में क्या हुआ है और अब तेरा मैटर हमारे पास ही है, तेरे को पहले समझाया था, तेरे को पहले बोला, तेरी समझ में बात नहीं आ रही है. इस तरीके से उसने बात की, जबकि इस नाम से पहले मुझे कभी जिंदगी में कोई कॉल नहीं आया. तो आगे बोला था कि तेरे को उड़ा देंगे बहुत जल्दी, अब तू कहाँ है ये बोल, मारेंगे, गालियाँ दी, उसने बहुत कुछ किया. मैंने फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया. उसके बाद दोबारा 15-20 मिनट बाद दोबारा कॉल किया है, आप देख सकते हैं. और ये उसकी चैट का मैं स्क्रीनशॉट जो लगाया है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा. आप देख सकते हैं कि 10:25 पर उसका मैसेज आता है मेरे नंबर पर कि क्या हाल है. तो मैं उसको रिप्लाई करता हूँ कौन. उसके बाद वो बोलता है कि लॉरेंस बिश्नोई. उसके बाद मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया. तो ये सारी, क्योंकि पंजाब में कल ऐसा मामला हुआ है, तो मैंने ये सारी जानकारी जो अपने पुलिस अधिकारियों को देनी उचित समझी. तो अपने जो एसीपी साहब हैं स्पेशल ब्रांच के, उनसे मैंने संबंध में बात की. उन्होंने कहा कि आप कंप्लेन कर दीजिए. उसके बाद मैं पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसकी पूरा कॉपी लिख करके देकर आया हूँ अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में. क्या कहा पुलिस ने जो आपने एप्लीकेशन दिया, और सबसे पहले ये बताइए कि पंजाब में क्या कुछ कहा, पंजाब को लेकर किस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, क्या इशारा किया? देखिए, इशारा वही था कि पंजाब में कल क्या हुआ है तेरे को पता है. तो सीधा इशारा जो सिद्धू के साथ कल हुआ है, सिद्धू मूसेवाला की तरफ, तो आई थिंक उसी की तरफ इशारा था. और तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं है पंजाब में जिससे देश पूरा वाकिफ हो. तो कल ऐसी एक ही घटना हुई है कि सिद्धू को मारा गया है. और मुझे वो भी याद है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी का काफिला वहाँ रोका गया था, उसके ही 2 दिन बाद, क्योंकि मेरा संगठन पूरे देश में मैं जाता हूँ, तो मैं गया था और वहाँ प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा था. प्रोटेस्ट हमने किया था उस समय की सरकार के खिलाफ, जो वहाँ पर चन्नी जी मुख्यमंत्री थे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, पूरे देश के हैं. और मेरा जो लोकल संगठन है पंजाब में भी, हम लोगों ने प्रदर्शन किया था. तो उस समय भी मुझे बहुत थ्रेट्स कॉल आई. लेकिन जिस नाम से आ जाइए, और मैं इस चीज़ को फिर दोबारा इंगित कर रहा हूँ, मेरी जो कंप्लेन है वो नंबर के खिलाफ है और घटनाक्रम के खिलाफ है. जो नाम लिया जा रहा है उसके खिलाफ मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं तो सामाजिक काम करने वाला हूँ कि उन लोगों को मतलब मेरे से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. अगर है भी तो वो जाँच का विषय, उस चीज़ को एजेंसी क्लियर करेगी. जिस तरह से कमलेश तिवारी भी आपके पार्टी से रहे, आप उनकी पार्टी से जुड़े रहे, उनकी लखनऊ में हत्या की गई थी, उसके बाद से आपको धमकियां मिल रही हैं. तो सूरत में आप रह रहे हैं, तो सूरत में लगातार कितनी धमकियां मिली हैं, कितनी पुलिस को शिकायत की है, कितनी FIR हुई है? आपने कमलेश तिवारी जी का जिक्र किया. देखिए, सिर्फ धमकी ही नहीं मिली, कमलेश तिवारी जी को उन्होंने बाद में मारा है. वो मारना मुझे चाहते थे और इस चीज़ के इनपुट थे, और इन्हीं चीज़ के इनपुट पर मुझे बिना मांगे सुरक्षा दी गई. जिन्होंने कमलेश तिवारी जी का मर्डर किया था, उन लोगों का ही फ़ोन मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय के, सन्नी शाह जी, उनके पास कॉल गया था. जिन लोगों ने मर्डर किया था, मैं दोबारा इस बात को वजन देते हुए बोल रहा हूँ कि उपदेश राणा का प्रोग्राम चाहिए. लेकिन मैंने अपने आप को सीक्रेट रखा है हमेशा. तो मैंने मिलने से मना कर दिया था कि भाई प्रोग्राम कोई ऐसे ही मांग रहा है कि आज के आज प्रोग्राम चाहिए, उसके 2 दिन बाद ही हत्या होगी. तो पूरे इनपुट एजेंसी के पास थे, इंटेलिजेंस के पास थे, उन्होंने पता लगाया, तो उन्होंने लखनऊ में जाकर हत्या कर दी. उसके बाद अभी किशन भरवाड़ का मैटर हुआ है धंधुका में. कमल जो उसका मुख्य सूत्रधार था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ATS की रिपोर्ट बोल रही है, वो 3 बार सूरत आया है, 3 बार. और जिस समय सूरत आया है उस समय मेरी एप्लीकेशन मेरे नजदीकी थाने में है. जिस समय वो सूरत पहुंचा है, जिस डेट में, उसी डेट में मेरी एप्लीकेशन है. उस टाइम मुझे थ्रेट आया है. मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो, मैंने अपना कैमरा लगवाया हुआ है, अनजान लोग देखे गए हैं. दूसरा प्रश्न आपने किया कितनी शिकायत आपने की है. सूरत पुलिस में मैंने आज तक कम से कम 20-25 कंप्लेंट दे चुका हूं मैं, जिस पर एक पर FIR दर्ज हुई है. और अभी अशफाक नाम का व्यक्ति जो पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है, उसको सूरत पुलिस ने पकड़ा था. 2 दर्जन से ज्यादा आप अपनी शिकायतें पुलिस को दे चुके हो. मामला एक को लेकर दर्ज हुआ है, तो बाकी एप्लीकेशन का पुलिस ने क्या किया है? आई थिंक सो कि उन पर काम नहीं किया गया है, और ये नंबर ज़्यादातर बताए जाते हैं कि बाहर के हैं. और मैं एक चीज़ और विशेष आपके माध्यम से बताकर जा रहा हूँ कि मेरा जो केस है,
जिन पर पुलिस ने पूरा ए समरी भरी है। ए समरी आप समझते होंगे कि जिस केस में एफआईआर सही होती है लेकिन मुजरिम तक नहीं पहुंच पाते, उसमें ए समरी फाइल करती है पुलिस। तो मैंने सारी जगह जहां भी मेरी गुजरात में 10 एफआईआर गुजरात में है, 10 एफआईआर, बाकी एप्लीकेशन तो बहुत हैं, 10 की 10 एफआईआर पर मैंने कोर्ट में अर्जी लगाई और मैं अपना केस एनआईए ट्रांसफर करवा रहा हूं कि वो सारी कॉल दाऊद के नाम से, छोटे शकील के नाम से, दुबई से, गल्फ कंट्री से हैं। मेरा केस एनआईए की तरफ जा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। इतनी सारी आपको धमकियां मिल रही हैं, आपको अपनी जान का कितना खतरा लग रहा है? देखिए, खतरा के अगर मैं आकलन करूं वो तो एजेंसियों का काम है कि मुझे कितना खतरा है, लेकिन मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने ऐसी कौम में जन्म लिया है, मैं ऐसे राष्ट्र में लिया है, जो उनको करना है वो कर जाए, ये मुझे दिखता है। और मैं कई बार, मेरे करीब 10 लाख फॉलोअर्स हैं सोशल साइट पर, मेरी वीडियो हो या पोस्ट हो हजारों में जाती हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूं 1 महीने पहले कि मुझे पता है मेरी हत्या होगी, और मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल पता है। जिस तरीके से मेरी रेकी चल रही है, देवबंद में मेरे पर गोली चली थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 महीने हुए हैं, देवबंद पर मेरी गोली चली थी। मेरी किस्मत अच्छी रही कि वो मुझे लगी नहीं, उनका फायर मिस फायर हो गया, उस टाइम पुलिस वहां पहुंच गई, उसमें भी एफआईआर दर्ज है। आज नहीं तो कल वो लोग उस चीज को अंजाम देंगे, लेकिन मैं डर कर बैठने वाला नहीं हूं। मैं अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करता रहूंगा। ये कौन लोग हैं और आपको क्यों मारना चाहेंगे? कमलेश तिवारी जी को मारने वाले लोग कौन थे, किशन भरवाड़ को मारने वाले लोग कौन थे? एटीएस की जो रिपोर्ट कह रही है कि भाई उनके जो गुजरात में 3 लोगों टारगेट पे थे, जो एटीएस की रिपोर्ट बोल रही है। एक किशन भरवाड़ जिसकी हत्या हो चुकी है, दूसरा पोरबंदर का साजन भाई, वो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसको सुरक्षा पुलिस ने दी है, करीब 13-14 पुलिसकर्मी दे दिए हैं। तीसरा मैं था। ये वो लोग हैं जो इस देश में जो विचारधारा है, इस देश में जो हमारी विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी पर हम काम करते हैं, उसको पसंद नहीं करना चाहते। ये वो लोग हैं कि अगर हम ये बोलें कि भाई तुमने गलत कर दिया, तुमने आईबी के अंकित शर्मा को गोद कर मार दिया, तुमने शाहीन बाग बना दिया, तुम इस देश को बंद करना चाहते हो और हम उसकी खिलाफत करें, हम केवल बोल लें, तो हम टारगेट पे हैं उन लोगों के। बाकी हमने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे खिलाफ कोई मामले दर्ज नहीं है, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ। मैं अपने देश के लिए और धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, ये मेरी खता है और इसी खता का वो मुझे अंजाम भुगताना चाहते हैं। आई थिंक सो। अब आखिरी सवाल कि गुजरात में आप रह रहे हैं, तो गुजरात सरकार आपकी सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है? क्योंकि फिलहाल आपके साथ देख रहा हूँ मैं एक ही सुरक्षाकर्मी दिया है वो। देखिए, मैंने सरकार जो अपने सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी लिखा है, कमिश्नर साहब से भी मिला था मैं, और जो मैं लीगली कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ, एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ। और मैंने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे जो सुरक्षा है, जो बिना मांगे सुरक्षा मिली हुई, मैंने कभी सुरक्षा मांगी नहीं, वो सिर्फ गुजरात तक सीमित है। तो मेरा ये सवाल है, और जो शायद जायज भी होगा, इस चीज को सभी समझेंगे कि गुजरात का बॉर्डर पार करते ही उपदेश राणा कौन सा अमृत पी लेता है कि वो अमर हो जाता है। अगर मैंने किसी से सुरक्षा मांगी हो, चलो आपने मुझे दी दी, मैं तो आपके पास सुरक्षा मांगने नहीं गया, आपने सामने से कहा कि भाई आपको खतरा है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट क्या गुजरात बॉर्डर तक है? या स्टेट सरकार, जो यहाँ की सरकार है, वो एक एफिडेविट लगा दे कोर्ट में, जहाँ मेरा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस एडमिट हो गया कि जी हम एफिडेविट लगाते हैं, उपदेश राणा गुजरात के बाहर नहीं भरेंगे, एफिडेविट दे दे। तो एक आदमी को इंटेलिजेंस बोल रही है खतरा है, तो जो अपराधी हैं उनको तो पता है ना कि टेरिटरी गुजरात है, गुजरात तक तो सुरक्षा है, और वो भी कितनी है, हाउ मच। और उसके बाद भी चलो गुजरात छोड़ दीजिए, बॉर्डर में पार करता हूँ, उस मेरे पास कुछ नहीं रहता, मैं पूरे देश में जाता हूँ। देवबंद में मुझे गोली मारने का प्रयास किया गया, बिहार में मेरा एक्सीडेंट करने का प्रयास किया गया, लेकिन इन चीजों को कोई नहीं सुन रहा है। और अब तो मैंने बोलना भी बंद कर दिया है, जो होगा भगवान भरोसे है, मैं उसी पर चल रहा हूँ। બિલકુલ આ હતા ઉપદેશ રાણા, જેઓ દેશના હિન્દુવાદી નેતા છે અને કન્ટિન્યુ જે રીતે આપણી સાથે વાત કરી રહ્યા હતા, કહી રહ્યા છે કે જે એમના વિરોધી લોકો છે એને ટાર્ગેટ પર છે અને ધમકીઓ આપી રહ્યા છે અને એમને જાનનો ખતરો છે અને સુરક્ષા પણ આપવામાં આવી છે ગુજરાત પૂરતી છે, ગુજરાતની બહાર એમના માટે કોઈ સુરક્ષા આપવામાં નથી આવી। અને બીજી વસ્તુ જે વાત કરી છે, ગુજરાતના સુરત શહેરમાં અંદાજિત 20 થી 25 અરજીઓ, એપ્લિકેશન જે ધમકીઓ જે મળી છે એને લઈને કરી ચૂક્યા છે। એમાંથી માત્ર એક અરજી ઉપર એફઆઈઆર થઈ છે અને એક આરોપીની ધરપકડ થઈ છે અને બીજા તમામ જે અરજીઓ એમને થકી કરવામાં આવી હતી એનું શું થયું છે, શું નથી થયું, સુરત પોલીસ જ જાણતી હશે। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।